हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 21st डे। और आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो के बाद पढ़ेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, कैसे कैसे कवर करना है हमें, इनडायरेक्ट मेथड को डायरेक्ट मेथड को, क्या दोनों पढ़ने हमें जरूरी है। सर एक कॉमन क्वेश्चन, बिल्कुल हमें दोनों पढ़ना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड और प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय डायरेक्ट मेथड, तो दोनों आना जरूरी। लेकिन शुरुआत किससे करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड से, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि कंपनीज में एक्सबीआरएल फॉर्मेट में सबमिट कौन सा करना होता है? इनडायरेक्ट मेथड से करना होता है। एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं तो कौन सा मेथड काम आता है? इनडायरेक्ट मेथड काम आता है। कम डेटा से आप इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे और फिर हम डायरेक्ट मेथड पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ बनाया क्यों जाता है? व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, आखिर ये बनाते क्यों हैं? सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट होता है ऑब्वियसली विच शोज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहता है कि ड्यूरिंग द ईयर उसके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहां से पैसा आया, कहां को पैसा गया। ओके, तो ये समराइज फॉर्मेट में हम तैयार कर लेते हैं पूरे साल भर में। डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं होता, पूरा समरी फॉर्मेट होता है कि इन ड्यूरिंग द ईयर पूरा कंप्लीट पूरे साल भर में हमने बिल्डिंग कितने का खरीदा, हमने फर्नीचर कितने का खरीदा, हमने इन्वेस्टमेंट कितने के बेचे, हमने लोन कितने का लिया, हमने लोन का पेमेंट कितना किया, इंटरेस्ट कितना मिला, डिविडेंड कितना पे किया, एटसेट्रा। तो जहां से पैसा आया, जहां को पैसा गया, पूरे साल भर का पूरा डिटेल यहाँ पे समराइज फॉर्मेट में आ जाता है। इट इन्फॉर्म अस सोर्सेज ऑफ कैश एंड यूजेज ऑफ कैश, पैसा किधर आया, पैसा किधर को गया। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उन्हें 3 सेक्शन में डिवाइड करके बनाया जाता है। कौन कौन से हैं वो सेक्शन? पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका ऑर्डर बिल्कुल ऐसा ही रहता है, पहले ऑपरेटिंग आएगा, फिर इन्वेस्टिंग आएगा और फिर फाइनेंसिंग आएगा। ऐसा ऊपर नीचे इसको नहीं करने का। अच्छा, याद करने का तरीका ओ इफ ओके। नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के मेथड क्या क्या? अभी बात किया था स्टार्टिंग अपन ने, 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ज्यादा चलता कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड चलता है। ओके, नाउ अब ये बैलेंस शीट से समझना, मैंने पूरे जो 3 एक्टिविटीज हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उसको समराइज फॉर्मेट में समझाया और यही आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है आगे डिफाइन करने में कि कौन सा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है, कौन सा कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है और कौन सा कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है। मैंने यहाँ पे एसेट्स में लिखा फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन गिवन, किसी को आप लोन दे रहे हैं, करंट एसेट्स, और लायबिलिटी साइड में लिखा शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लोन टेकन, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लायबिलिटीज। अब समझना कौन सा इन्वेस्टिंग, कौन सा फाइनेंसिंग और कौन सा ऑपरेटिंग में आएगा। देखो, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना होता है? पैसा रेज करना होता है, फाइनेंस रेज करना होता है। तो फाइनेंस रेज करने का सोर्स क्या है? शेयर इश्यू कर दिए, लोन ले लिया, डिवेंचर्स इश्यू कर दिए, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो इनसे जो भी पैसा आता है, जो भी कैश इनफ्लो होता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर होगा। ऐसे ही शेयर कैपिटल्स पे, जैसे इक्विटी शेयर्स है, उनका एट ए टाइम कुछ टाइम बाद क्या कर लिया जाएगा? बायबैक कर लिया जाता है, मान लो, तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर दिया जाता है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे ही डिवेंचर्स का भी रिडम्पशन कर दिया जाता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और ऐसे ही लोन का भी कभी ना कभी रीपेमेंट तो करने होगा, तो लोन का जो रीपेमेंट आएगा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही कवर होगा। मतलब ये जितने भी आइटम है, इनसे पैसा आया है तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा और पैसा गया है तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर होगा। और तो और डिवेंचर्स पे, लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या शेयर कैपिटल पे जो आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, वो भी आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। मैं कौन से कंसर्न की बात कर रहा हूं? मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं जो एक फाइनेंसिंग कंसर्न नहीं है, जिसका काम लोन देना लोन लेना नहीं है। क्योंकि अगर मेरा काम लोन देना और लोन लेना हुआ, दैट मीन्स मेरा ये बिजनेस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कवर हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कवर हो जाएगा। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल कंसर्न की बात कर रहे हैं जिसका काम लोन देना लोन लेना नहीं है, इन्वेस्टिंग कंपनी नहीं है। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं क्या। अब पैसा है आपके पास तो क्या करोगे? फिक्स्ड एसेट खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट खरीदोगे। तो आप अगर फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं
इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं या किसी को लोन देते हैं तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। ऐसे ही अगर आप फिक्स्ड एसेट बेचोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे या लोन जो आपने दिया था उसका रीपेमेंट आपके पास आएगा, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। और तो और ये जो लोन आपने दिया इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड रिसीव होगा। मान लो इन्वेस्टमेंट आपने शेयर्स में किया हो तो उस पर जो डिविडेंड रिसीव होगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो क्लियर है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बचा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आने वाला है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स, और क्या आएगा? प्रॉफिट से रिलेटेड बातें, रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड बातें। तो देखेंगे क्या क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कवर होगा। तो ये मैंने ब्रीफ आपको बता दिया है कि देखो जी इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैश फ्लोज को डिवाइड करेंगे इन 3 सेक्शंस में। नाउ अब बात करते हैं पहले इनडायरेक्ट मेथड की। स्टार्टिंग में हेडिंग लिखना कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ जिस भी कंपनी का हो एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड। ऑब्वियसली फॉर द ईयर एंडेड, किसी पर्टिकुलर डेट को हम नहीं कहते हैं कि हमारे बैलेंसेस इतने हैं, हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ईयर के लिए बनाते हैं कि पूरे साल भर में कहां से पैसा आया, कहां को पैसा गया। दैट इज फॉर द ईयर एंडेड। नाउ पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है। ओके, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा जाएगा जिसकी शुरुआत आप किससे करेंगे। कोई कुछ भी बोले भैया, तुम शुरुआत किससे करना? पीबीटी से करना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करना। ओके, कंपनीज में जो एक्चुअली बनेगा वो पीबीटी से ही स्टार्ट करना है, तो किसी और की मत सुनना, पीबीटी से ही चालू करना। ओके, पीबीटी कैसे आएगा? अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है तो उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप टैक्स का अमाउंट वापस ऐड बैक कर दीजिए। टैक्स का अमाउंट कौन सा वाला सर? एक तो पीएनएल में शो होता है वो वाला, और जो एक्चुअली पे होता है वो वाला। कौन सा वाला ऐड बैक करना है? पीएनएल में जो शो होता है वो वाला आपको ऐड करना है। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो ऐसा क्यों किया जाता है, एक एग्जांपल से समझो। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल बना के दे रखा है, ठीक है जी। ट्रेडिंग पीएनएल मैंने यहाँ पर बनाकर दिया और मैंने कहा देखो ये मैं हटा देता हूं, एक बार हाईलाइट किया हुआ। ओके, अब मैंने यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट दिया कितना? 30,000 रुपीज। कितना? 30,000 रुपीज। और मैंने कहा देखो जी अब आप मुझे बताइए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आएगा। बेस किसको लेकर चलना है? प्रॉफिट को। ये प्रॉफिट कौन सा है? ये प्रॉफिट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक्सपेंस साइड में दिखा रखा है। तो ये प्रॉफिट आया है कौन सा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मुझे क्या करना होगा? पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंचना होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहुंचने के लिए ये जो टैक्स का अमाउंट मैंने लेस कर रखा है उसे वापस एड बैक कर देना होगा। तो जो भी अमाउंट मैंने पीएनएल में शो कर रखा है उसे वापस एड बैक करना है मुझे। ओके, फिर क्या करना होगा मुझे? अब एक्चुअली तीजा का जो प्रॉफिट हुआ है या 31 का पीबीटी कह दो, 31,000 का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्या वाकई में सारा, पहली बात सोचना, क्या वाकई में आपको इसके रिगार्डिंग इतना कैश मिल गया है? मैं कहा नहीं जी इतना कैश तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस थे जैसे कि गुडविल रिटर्न ऑफ, ये आपने लेस कर रखा है लेकिन इसकी वजह से पैसा तो गया ही नहीं था। ओके, तो इसे वापस एड बैक कर दो। डेप्रिशिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसकी वजह से पैसा तो गया ही नहीं, तो इसे वापस एड बैक कर दो, तभी तो कैश इनफ्लो आएगा। कैपिटल बस्टिंग में भी आपने सीखा है ना, क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिशिएशन। वो ऐड क्यों करते थे? डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। वैसे ही गुडविल राइट ऑफ वगैरह भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, ऐड बैक कर दिया जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपने प्रोविजन बनाया है, ऐड बैक कर दिया गया था। ओके, तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट रिड्यूस हो चुके हैं, समझना, ऐसे खर्चे जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट रिड्यूस हो चुके हैं उन्हें वापस ऐड बैक कर दिया जाएगा क्योंकि एक्चुअली उनकी वजह से पैसा नहीं गया था। ओके, फिर क्या करना होता है? अब मुझे पता करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी होंगे, उनका भी इफेक्ट हटाना पड़ेगा, जैसे कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का खर्चा किधर आएगा? सर इंटरेस्ट किस पे दिया होगा? कोई लोन लिया होगा या डिवेंचर इश्यू कर रखे होंगे, उस पर आपने इंटरेस्ट दिया होगा, तो उसका सेक्शन तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसका मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज अ कैश आउटफ्लो शो होना चाहिए था। तो इसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वापस हटा दीजिए, क्योंकि आपने इसकी वजह से अपने प्रॉफिट कम कर रखे हैं, तो इसे वापस एड बैक करके अपने प्रॉफिट ऐड बैक करके कैश फ्लोज पता कर लीजिए। ओके, कैश फ्लो कौन से?
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, ऐसे ही क्या हो सकता है, जैसे कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड किस पे होगा, जो लोन दिया है उस पे होगा, या फिर इन्वेस्टमेंट कहीं किया है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसी सेम डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है इक्विटी शेयर्स में उस पर आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसे आपने, इसकी वजह से आपकी क्या हो गए हैं, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए हैं, तो इन्हें वापस लेस कर दीजिए। इससे हमारे पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सिंपली इनडायरेक्ट मेथड में देखना क्या है कि भाई ये जो हमने ट्रेडिंग पेंडल बनाया है, बेस क्योंकि हम प्रॉफिट को ले रहे हैं, तो हमें उन आइटम्स को देखना है जो इस प्रॉफिट के अंदर शामिल है और नॉन कैश नेचर के हैं और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, उनका इफेक्ट हमें वापस हटा देना है। ओके, अगर आपने लेस कर रखा, ऑब्वियसली खर्चा है तो लेस कर रखा होगा, ऐड कर दो, और इनकम जो आपकी, इनकी वजह से आपके प्रॉफिट बढ़ रखे हैं तो इन्हें वापस लेस कर दो। ओके, अब बात आती है कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000 आपको डायरेक्टली ना दे रखा हो, हमको तो सर क्या दिया हुआ होता है, ऐसा बैलेंस शीट के डेटा दिए हुए होते हैं, बैलेंस शीट दी हुई होती है, बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंसेस दिया होता है, बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है, पीएनडल का मेरे का बिल्कुल दिया होता है। वो जो बैलेंस शीट में पीएनडल होता है वो एप्रोप्रिएशन के बाद का होता है। एप्रोप्रिएशन के बाद का मतलब प्रॉफिट में से जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट आपको जैसे डिविडेंड देना है तो डिविडेंड देने के बाद का है, कोई रिजर्व में ट्रांसफर करना हो तो रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद का प्रॉफिट है वो। ओके, बोनस देना हो तो बोनस देने के बाद का वो प्रॉफिट का बैलेंस है। तो ये जो 25,000 का आपको बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस है या 10,000 का ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको वैल्यू प्रोवाइड करवा रखा होगा पीएनडल का, वो एक्चुअली अप्रोप्रिएशन के बाद का है। इसके लिए पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता था कोई जमाने में, हम आज भी बनाएंगे क्योंकि हमें तो वर्किंग नोट का पार्ट करना है ना। ठीक है, प्रैक्टिकली उसको अलग तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया जाता है, हम इसको अकाउंट फॉर्म में बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, इजी रहेगा ना, अपने को तो कैश फ्लो के लिए वर्किंग नोट बनाना है, अपने को कौन सा ट्रेडिंग पीएनडल बैलेंस शीट यहाँ पे शो करना है। अच्छा, कंपनीज में ट्रेडिंग तो बनता ही नहीं है ना, पीएनडल और बैलेंस शीट। ओके, अब सर इसमें क्या होगा, देखो आपको डेटा दिए हुए रहेंगे, ओपनिंग पीएनडल, क्लोजिंग पीएनडल, और क्या क्या डेटा दिए हुए रहेंगे। इस बार आपने रिजर्व में ट्रांसफर इतना किया, या आपने डिविडेंड इतना डिक्लेयर किया, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एक्सेट्रा, ठीक है, या बोनस आपने शेयर होल्डर्स को बोनस इतना दिया। तो ये सारे डेटा आप पीएनडल एप्रोप्रिएशन में लिखकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता कर सकते हैं, और फिर ये अप्रोच फॉलो करेंगे। मतलब मेरे को पहले पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, इससे पीएटी पता करना पड़ेगा, फिर पीएटी में प्लस टैक्स करके मैं पीवीटी से शुरुआत करूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, और उसमें ऐड कर दिया जाएगा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और लेस कर दिया जाएगा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी तक क्या करना बाकी रह गया, अभी तक बाकी रह गया है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का इफेक्ट देना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा। अब इनका इफेक्ट दोगे, इनका इफेक्ट कैसे जाएगा, देखो करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो आप लेस करेंगे। रीजन, एक रीजन शॉर्ट में जो आप याद कर सकते हैं वो ऐसा है, बैलेंस शीट है, करंट एसेट्स का मुझे कैश पे इंपैक्ट देखना है। देखो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या होता है, बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो अगर कोई करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, उसका कैश पे इंपैक्ट देखना है ना, एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट क्या होगा, कम होगा। ओके, और एक एसेट कम हो रहा है ना तो दूसरा एसेट क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मान लो डेटर्स कम हो रहे हैं, डेटर्स कम क्यों होंगे, उन्होंने आपको पैसा दे दिया तो आपके पास पैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल। तो इंक्रीज इन करंट एसेट के लिए हम लेस करेंगे और डिक्रीज इन करंट एसेट के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करंट एसेट कौन कौन सी, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। ओके, चलिए कैश, कैश को नहीं लेना ना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, उसी में तो चेंजेस को देख रहे हैं, उसी पे तो इंपैक्ट देखा जा रहा है। अच्छा, ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही करंट लायबिलिटी के लिए देख सकते हैं, करंट लायबिलिटी का कैश पे इंपैक्ट देखना है तो करंट लायबिलिटी का कैश पे इंपैक्ट कैसे आएगा, करंट लायबिलिटी साइड अगर बढ़ेगा तो एसेट साइड भी बढ़ेगा, लायबिलिटी साइड कम होगा एसेट साइड भी कम होगा। ओके, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी का टोटल तो बराबर रहना ना। अब कैसे सर, मान लो आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो करंट लायबिलिटी कम होगा ना। अच्छा, पेमेंट किया तो कैश भी कम होगा ना, तो क्रेडिटर्स कम होंगे तो कैश भी कम होगा। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी के लिए आप ऐड करेंगे और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी के लिए आप लेस करेंगे। ओके, ये एक शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं और आगे। ओके, अब इंक्रीज के लिए क्यों करते हैं, इसके लिए डिटेल क्लास देख लेना है ना, अभी जरूरत नहीं है, याद कर लो। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। सर ये नाम याद करना है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। यहां तक आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस देखे तो आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन।
लेस इनकम टैक्स पेड, जो एक्चुअली आपने पे किया है वो यहाँ पर लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, अगर पॉजिटिव रहता है तो, और नेगेटिव रहता है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डन। फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग बड़े आसान है, जो मैंने कहा था फिक्स्ड एसेट खरीदा बेचा, इन्वेस्टमेंट खरीदा बेचा, लोन दिया, जो लोन दिया उसका रीपेमेंट हुआ, अच्छा इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फाइनेंसिंग में क्या आएगा, इक्विटी शेयर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, डिवेंचर्स इशू करना, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, डिवेंचर्स का रिडम्पशन, इक्विटी शेयर्स का बायबैक, लोन लेना या लोन जो लिया है उसका रीपेमेंट करना, अच्छा लोन जो लिया था उस पर हर साल इंटरेस्ट वगैरह देना, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देना, शेयर पे डिविडेंड देना, ये सब आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। जैसे ही आप ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए प्लस बी प्लस सी, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, ये आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जैसे ही आप इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भाई मान लो 16,000 का इंक्रीज हुआ, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तीनों का नेट रिजल्ट क्या रहा, 16,000 से हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ा है। अब मैं कहूं ओपनिंग के अंदर मान लो 4,000 का बैलेंस था, 4,000 का बैलेंस था, इसका मतलब क्लोजिंग में कितना बैलेंस होगा, 20,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस होगा। ये इनडायरेक्ट मेथड है। अब इनडायरेक्ट मेथड से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कुछ अकाउंट्स पहले बनाने होते हैं ऑब्वियसली। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखो सबसे पहला ये देखना कि लाइबिलिटी साइड में कोई प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड पेबल बोलकर कोई अकाउंट है क्या, लाइबिलिटी है क्या, तो आप उसका अकाउंट बना लेना। लाइबिलिटी साइड हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर क्या होगा और क्या क्या आइटम आएगा, इस बार जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है वो आएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, बिल्कुल वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड दिया जाता है, अदरवाइज डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। फिर जितना डिविडेंड आप पे कर देंगे वो टू बैंक में आ जाएगा और टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ रहेगा। देखो ये दो बैलेंसेस तो आपको दिए हुए रहेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग लाइब्रेरी साइड में, तभी तो अपने को ये अकाउंट बना रहे हैं, अदरवाइज अकाउंट बनाने का जरूरत ही नहीं। अच्छा ये बैलेंसेस दिए हुए होंगे, अब हम क्या करेंगे, अब या तो हमें डिविडेंड का पेमेंट का डेटा दे रखा होगा या हमें डिविडेंड डिक्लेयर का डेटा दे रखा होगा। अब तो दूसरा वाला पता कर लोगे ना, बिल्कुल पता कर लेंगे। अच्छा दूसरा वाला पता कर लेंगे, अब ये जाएगा किधर किधर, जो डिविडेंड पे किया है वो किधर जाएगा, जो डिविडेंड पे किया है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। डिविडेंड पे शेयर कैपिटल पे किया जाता है ना, तो जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो फाइनेंसिंग में माइनस होगा। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन वाला जो डेटा है वो P&L एप्रोप्रिएशन जब अकाउंट बनाओगे तो वहां ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड में टू डिविडेंड, चाहे इंटरिम हो चाहे फाइनल, ओके यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। सर ये कौन सा वाला है, ये फाइनल डिविडेंड मान के चलना, इंटरिम इससे अलग चलना, ये फाइनल डिविडेंड के लिए हम बना रहे हैं। ओके चलिए, अब सर कभी कभी ऐसा होता है केवल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही दिया हुआ होता है, ना पेमेंट कितना किया डिविडेंड वो दिया होता है, ना डिक्लेयर किया होता है वो देता है। तो ऐसा मान लेना फिर ओपनिंग वाला जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो करंट ईयर में पे हो गया है, ये वाला तो करंट ईयर में पे हो गया है, और जो क्लोजिंग वाला है वो इस बार डिक्लेयर हो गया है, तो ये मानकर चलना। ओके आगे बढ़ते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन आपको बता चुका हूं मैं, P&L का ओपनिंग बैलेंस, P&L का क्लोजिंग बैलेंस, और जितने भी एप्रोप्रिएशन वाला आइटम है, तीन आइटम, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड हुआ, बोनस टू शेयर होल्डर, वो यहां पर आएगा। बैलेंसिंग फिगर में तुम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता कर लेना करंट ईयर का। ओके थर्ड नंबर पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना, अगर लाइब्रेरी साइड में आपको दे रखा हो, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब वही बात, या तो आपको टैक्स पेड का अमाउंट दे रखा होगा या इस बार P&L में टैक्स डेबिट कितना हुआ वो अमाउंट दे रखा होगा, तब तो ठीक है। अच्छा टैक्स पेड वाला किधर जाएगा, ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा, देखा था ना, लेस इनकम टैक्स पेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड हो जाएगा। देखा था ना P&L में टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखा हुआ था, P&L अकाउंट बना के जहां समझाया था वहां टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो मैंने कहा था इसको ऐड करने के बाद पीबीटी से शुरुआत करना ऑपरेटिंग की। तो ये देखो ये P&L एप्रोप्रिएशन से तुम पता कर लोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना के पता चल जाएगा बाय P&L में कितना टैक्स का अमाउंट डेबिट हो रहा है। इन दोनों अमाउंट को जैसे ही ऐड कर दोगे ये हमारे पास आ जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत। ओके तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के दो एडजस्टमेंट हो गए ना, एक ऑपरेटिंग में ऐड हो रहा है, शुरुआत इसी से होगी पीबीटी से, पीएटी में ऐड करके टैक्स अमाउंट पीबीटी से शुरुआत होगा, ऑपरेटिंग में ऐड हो रहा है, और एक ऑपरेटिंग में लेस हो रहा है। तो हम याद रखेंगे ओ
क्या याद रखेंगे, ओ ओ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट क्या, ओ ओ, एक बार ऑपरेटिंग में ऐड, एक बार ऑपरेटिंग में लेस। ओके, ये 1 2 3 इसके बाद स्टार्ट करना है, इसके बाद स्टार्ट करना है, मतलब अब क्वेश्चन में और जो डेटा दे रखे होंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दिया होगा उसके रिगार्डिंग हमें और अकाउंट्स अगर प्रिपेयर करने हैं तो यस प्रिपेयर करना होगा। ओके डन। चलिए, अच्छा इसके लिए मैंने बता दिया कि ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा हो तो ओपनिंग वाला पे मान लेना और क्लोजिंग वाला इस बार चार्ज मान लेना। नहीं दे रखा हो, केवल और कुछ नहीं दे रखा हो, टैक्स पेड का अमाउंट नहीं दे रखा हो, पीएनएल में कितना ट्रांसफर हो नहीं दे रखा हो, ओपनिंग वाला पे मान लेना, क्लोजिंग वाला चार्ज मान लेना। ओके, अब फिक्स्ड एसेट का अकाउंट आपको हर बार बनाना ही पड़ता है क्योंकि ये जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये वाला एडजस्टमेंट वो देते ही देते हैं। ओके, अब फिक्स्ड एसेट का अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। तो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाने के लिए दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो बुक वैल्यू पर या फिर ओरिजिनल कॉस्ट पर। अगर आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट को ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाते हैं, इसका मतलब साथ ही साथ आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाने का मतलब ये होगा कि हर बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो हम एसेट पे चार्ज ना करके उससे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करते जा रहे हैं। हमारी जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इधर, इधर क्या होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टू एसेट ना करके हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इससे क्या होता है, एसेट का वैल्यू कम नहीं होता है, एसेट आज भी अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे शो हो रही होती है। ओके, और एक ट्रीटमेंट क्या होता है, यहां पर डेप्रिसिएशन से आप क्या कर लेते हो, अपनी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम कर लेते हो। इससे क्या होगा, इससे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, कम शो होगी, लेजर बैलेंस कम वैल्यू बोलेगा। दैट मींस ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेस होने के बाद जो अब वैल्यू बचेगा उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। तो अभी एसेट किस पर शो हो रही है, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पर शो हो रही है। ओके, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। सर हमें पता कैसे चलेगा कि बैलेंस शीट में एसेट बुक वैल्यू पे शो हो रही है या ओरिजिनल कॉस्ट पे शो हो रही है। अरे भैया, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तुमको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, बैलेंस शीट में एसेट में से लेस होके या लायबिलिटी साइड में शो हो रखा है, दैट मींस एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पर है। अदरवाइज अगर तुमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट के अंदर, एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बैलेंस शीट के अंदर की बात कर रहा हूं, बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटी साइड में अगर तुमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मींस एसेट किस पर है, बुक वैल्यू पर है। ओके, कभी कभी तुमको कंफ्यूज करने वो क्या करते हैं, बैलेंस शीट में नहीं देते, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग। भैया कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं है ना, बैलेंस शीट में नहीं है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब एसेट बुक वैल्यू पे ही शो हो रखी है, मतलब एसेट में की ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेस होने के बाद वाला वैल्यू आपको शो कर रखा है। अब अकाउंट कैसे बनेगा, देखो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ड्यूरिंग द ईयर जो भी तुमने एसेट खरीदा उसके लिए टू बैंक, जो एसेट बेचा उसके लिए बाय बैंक। जब भी एसेट बेचोगे तो क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ टू पी&एल, नुकसान हुआ बाय पी&एल। ड्यूरिंग द ईयर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसके लिए आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। अब यहां से किधर किधर जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इसके लिए याद रखना आई आई ओ ओ। क्या याद रखोगे, आई आई ओ ओ, मतलब क्या, जो खरीदा इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, जो बेचा इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। जो भी प्रॉफिट लॉस है उसकी वजह से आपके प्रॉफिट क्या हुए होंगे, प्रॉफिट ऑन सेल की वजह से आपके टोटल प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, लॉस की वजह से आपके प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो हमें उसको वापस रिवर्स इंपैक्ट देना है। तो प्रॉफिट को तो ऑपरेटिंग में से माइनस कर देंगे क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट जो पी&एल का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया होगा। ओके, और ये वाला जो लॉस ऑन सेल है उसे क्या, उसकी वजह से आपके जो पी&एल के नेट प्रॉफिट है वो कम हो गए होंगे, इसलिए वापस ऐड बैक कर दो। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट हटाना ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ओके चलिए, और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वजह से पी&एल इफेक्ट हुआ होगा तो वापस ऐड बैक कर दिया जाएगा, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो आई आई ओ ओ ऐसा एडजस्टमेंट होगा। अब सर आई आई यहाँ तो ओ ओ ओ है, अरे यार या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ना एसेट को बेचने पर, इसलिए एक ही ओ कवर किया गया है। नाउ अब फिक्स्ड एसेट अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाते हैं और साथ में क्या करते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हो ऑब्वियसली, तभी ओरिजिनल कॉस्ट पे शो हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, ऐसा दो अकाउंट पैरेलल बनाना होगा। पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिख देना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स को जो जो खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर टू बैंक, अच्छा जो बेचा है, जो बेचा है ना उसके लिए आप क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे, जब एसेट बेच ही रहे हो, समझना, जब एसेट बेच ही रहे हो तो उसके रिगार्डिंग अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आपको मेंटेन नहीं करना है। तो जो एसेट बेची जा रही है ड्यूरिंग द ईयर, उस एसेट पर
जो भी आपने अब तक डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर रखा है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट कर रखा है, तो उसे आपको हटाना होगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से अकाउंट से हम वो वैल्यू कम कर देंगे जो एसेट आपने बेच दी है, क्योंकि अब उस पर जब एसेट ही नहीं है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करके क्या कर लोगे। तो सबसे पहला काम, जब एसेट बेचते हो तो एक एक्स्ट्रा एंट्री आपको पास करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। इससे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी उस एसेट के रिगार्डिंग जो क्रिएट कर रखा था वो हट जाएगा। अच्छा, इसका सेकंड पोस्टिंग इधर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर अब आप नॉर्मल काम करना ना, जो एसेट बेच रहे हो बाय बैंक, नुकसान हुआ तो बाय P&L, फायदा हुआ तो टू P&L, बस। ओके सर, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किधर आएगा? अरे डेप्रिसिएशन इस बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा ना। ओके, बैलेंसिंग फिगर से पता किया जा सकता है। दो अकाउंट इसलिए बनाए जाते हैं कि दो मिसिंग फिगर्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि एक मिल सकता है कि आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा कितना, एक इधर अकाउंट से पता चल सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ। तो ये दो मिसिंग वैल्यूज आप इन दो अकाउंट से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये अकाउंट इस तरीके से बनेगा, कोई सा भी मिसिंग वैल्यूज अपने को पता करना पड़ सकता है, कोई सा भी, ठीक है। चलिए, अब डायरेक्ट मेथड है ना, तो लेकिन डायरेक्ट मेथड समझने के लिए देखो फॉर्मेट तुमको बता देता हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, केवल ये पता करना है। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो चाहे डायरेक्ट मेथड, उसमें जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसमें जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो बिल्कुल सेम बनेगा। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का सेम है, केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको अलग से याद रखना होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता क्या क्या वो सुन लो, कैसे बनेगा। बाकी बाद में वर्किंग नोट्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ। डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंट नहीं होता है इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में, बिल्कुल पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सेम बनेगा, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी को छोड़कर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसा बनेगा? ये केवल डायरेक्ट बोलता है कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर माइनस कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, मतलब, और ये आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। यस, इनडायरेक्ट में हम क्या करते थे, पीबीटी से शुरुआत करते थे, ऐड करते थे नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस करते थे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आता था हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम क्या करते थे, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करते थे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के, तब जाकर आता था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। डायरेक्ट मेथड में बड़ा दो लाइन में आ गया, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, लेस इनकम टैक्स पेड करोगे, उसके बाद की सारी कहानी सेम है। अब ये कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर कैसे आएगा वो सुनो। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर मतलब आपको अपने माल बेचने से, सर्विसेज देने से कितना पैसा मिल रहा है, उसमें कैश सेल्स भी कवर होगा, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी आएगा और कैश रिसीव अगेंस्ट बीआर भी आ जाएगा। कैश सेल्स का नॉर्मली अमाउंट दिया हुआ रहता है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर आप डेटर अकाउंट बनाकर पता कर सकते हैं। ओके, और बीआर के अगेंस्ट में आपको कितना पैसा मिला वो भी देख लो। ये तीनों मिलके बन जाएगा कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर। सर ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल। कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, सारा ध्यान इधर जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पे क्या क्या आएगा, कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज पर देखो साथ में कवर कर लेते हैं, हम दोनों ही मेथड कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिल्कुल। देखो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो पाते हैं, अगर किसी को डिटेल क्वेश्चन देखने हैं तो यस वो मेरे इस नंबर दिए हुए नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर कौन से, 7737806700, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल क्लासेस परचेज कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करवा रखे हैं, बट हाँ अभी फिलहाल ये रिवीजन वीडियोस आपके मेरे अकॉर्डिंग बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। नंबर अगर अलग से क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी अगर आपको फिर रिक्वायरमेंट हो, यस पूरा डिटेल पढ़ना हो, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके पूरे डिटेल लेक्चर भी परचेज कर सकते हैं। ओके, खैर देखो यहाँ पर कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज क्या आएगा, बड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे दो चीजें कवर है, एक तो कैश पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर मतलब हमारा क्रेडिटर, और दूसरा है कैश पेमेंट फॉर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को रन करने के लिए जो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए वो कैश पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कितना एक्चुअली पे किए। देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये डायरेक्ट दिया हुआ रहता है कि सप्लायर को हमने इतना दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हमने इतना पे किया, ऐड कर देना दोनों को, आ जाएगा कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, बड़ा सिंपल सा है। कभी कभी क्या होता है, देखो कैश पेमेंट टू सप्लायर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक इक्वेशन यूज करना है, जैसा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज सीओजीएस। ओके सर, इससे क्या होगा, मैंने कहा देखो आपको क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, मान लो सीओजीएस। अब सीओजीएस दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना होगा, सीओजीएस में आपको क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक को लेस करना है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करके आपके पास परचेजेस आ जाएगा।
इस परचेजेस, और अगर आपको क्रेडिट परचेजेस क्लियरली दे रखा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस ये परचेजेस को आप इधर यूज करेंगे किधर, क्रेडिटर अकाउंट में, और आप पता कर लेंगे कि एक्चुअली क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट हो रहा है, सप्लायर्स को कितना पेमेंट हो रहा है। ओके, मतलब या तो सप्लायर को डायरेक्ट पेमेंट दे रखा होगा, या फिर मान लो सीओजीएस दे रखा है तो सीओजीएस से पहले परचेज पता करना, उस परचेज को क्रेडिट अकाउंट में पुट करना और क्रेडिटर को कितना पेमेंट हुआ है वो पता कर लेना। या डायरेक्ट परचेज दे रखा है तो इक्वेशन की जरूरत नहीं है, परचेज को क्रेडिट अकाउंट में रखना और क्रेडिटर को पेमेंट कितना हुआ है वो पता कर लेना। ये आपने एफए के अंदर काफी बार ऐसी चीजें देखी है, मिसिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वगैरह के अंदर। ओके, फिर उसके बाद अब पता करना है कैश पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आपने कितना किया, तो आप देखना कि आपके ट्रेडिंग और पीएनएल में ऐसे खर्चे जो ऑपरेटिंग नेचर के हैं, जो ऑपरेटिंग नेचर के हैं, ठीक है ना, केवल ऑपरेटिंग नेचर वाले, मतलब और वो भी कौन से, कैश नेचर के, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं करना, इंटरेस्ट को काउंट मत करना क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ नो क्योंकि वो नॉन कैश होता है, मतलब ऐसे खर्चे जो ऑपरेटिंग नेचर के, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं, ओके, नॉन कैश नहीं, ओके, तो ऑपरेटिंग नेचर के खर्चों को देखना। अब हमें उनके लिए पता करना है आपने पे कितना किया। अब पे कितना किया भाई, एफए के अंदर सीखते हो ना तुम लोग, तुमको ट्रेडिंग पीएनएल में दे रखा होता है, वो दिया हुआ होता है रिलेटेड टू करंट ईयर वाला, वो दिया हुआ होता है कौन सा, रिलेटेड टू करंट ईयर वाला। अब रिलेटेड टू करंट ईयर वाला तुमको दिया हुआ रहेगा, उससे तुमको पेड तक पहुंचना है। पेड तक पहुंचने क्या करना होगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड लेस होगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऐड हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऐड हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग लेस हो जाएगा। इससे आप पहुंच जाएंगे कहां पे, कैश एक्सपेंसेस पेड पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये अमाउंट कैश पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस और कैश पेमेंट टू सप्लायर, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, आ जाएगा कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। इसे आप लेस कर देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर से, तो आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद की कहानी बिल्कुल सेम है, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो। डन है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बड़ा ही काम का है। अच्छा लगा हो फटाफट से कमेंट जरूर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।